नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण के इस खास चुनावी जो हम चर्चा को लेकर आ रहे हैं हर हफ्ते आपके लिए। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन हैं। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम पिछले धन्यवाद अमित। सप्ताह जब मिले थे तब हमने बात की थी वोट शेयर की, और आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा राज्य है पंजाब, पंजाब पर पूरे देश की निगाहें हैं, साथ ही गोवा पर बात करेंगे और मणिपुर पर भी बात करेंगे। इन तीनों राज्यों के क्या पिछले चुनावों के क्या समीकरण रहे, किसको क्या मिला, और साथ में अभी क्या स्थितियां बन रही हैं, कौन कहां किस तैयारी में खड़ा है, इस सब पे प्रत्युष जी से बात होगी। तो मैं सबसे पहले पंजाब पर आ रहा हूं। 117 सीटें। कांग्रेस जिस तरीके से सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस में भी सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा सरकार आने के बाद दावे किए गए थे। कांग्रेस में अंदरूनी बहुत सी चीजें हुई, नए मुख्यमंत्री बनाने पड़े, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का तरह तरह का दबाव रहा, वो पूरा देखने को मिला। कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़कर चले गए। इन सब के बीच में प्रत्युष जी, इन पे बात होगी, लेकिन पहले उस वोट शेयर पे आ जाते हैं जो 2017 में सभी पार्टियों को मिला। आपके पास आ रहा हूं। जी धन्यवाद अमित। बिल्कुल सही कहा आपने कि अ, अभी के समीकरण जो हैं बिल्कुल बदले हुए हैं। खास करके सत्ताधारी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस चर्चा को उस लेवल तक ले जाने से पहले, जैसे हमारा टॉपिक है आज का कि हम 2017 के चुनावों के बाद की क्या स्थिति बनी थी उस पर एक नजर डालना कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी और कहाँ कितनी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, क्या सिचुएशन था उस समय का। उस पर मैं अपने जागरण के दर्शकों को बताना चाहूंगा 2017 की रूपरेखा जो थी इलेक्शन रिजल्ट के बाद की। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो नेशनल पार्टीज ने इलेक्शन फाइट किए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो 7 थी, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस थी, बीजेपी थी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस एंड एनसीपी। ये 7 पार्टी जो थी वो नेशनल पार्टी जो थी उन्होंने फाइट किया था। शुरुआत करते हैं हम तृणमूल कांग्रेस से। 20 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 20 की 20 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उनकी, उनके कैंडिडेट्स की। बीजेपी ने कुल 23 जगहों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। 23 जगहों में 3 पर उन्हें जीत मिली थी, एक पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 111 जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें कि 110 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। एक भी जगह पे वो उनको सीट मिली नहीं थी। सीपीआई की बात करें तो 23 जगह पे उन्होंने 23 कंस्टिट्यूंसीज पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 23 की 23 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। सीपीएम की बात करें तो 12 जगह पे उम्मीदवार खड़े किए थे और 12 के 12 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई। और कांग्रेस की बात करें तो 117 टोटल, पूरे 117 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 77 सीट्स पे उन्हें जीत मिली थी, जिस पर उन्होंने सरकार बनाई थी। 2 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। एनसीपी की बात करें तो 7 जगह पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 7 की 7 जगह पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। 2 स्टेट पार्टी की बात कर लेते हैं जो बहुत ही उस स्टेट में काफी दमखम वाली पार्टी बन चुकी हैं या पहले से भी हैं। इसमें एक है आपने 112 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 20 जगह पे उन्हें जीत मिली थी, 28 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। शिरोमणि अकाली दल 94 सीट्स पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 15 जगह पे उन्हें जीत मिली थी, 2 पे जमानत जब्त हुई थी। इसमें एक खास बात है अमित जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं वोट परसेंट की बात करूं जिन सीट्स पे कैंडिडेट अपने जिन पार्टी ने खड़े किए थे उस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंट था वो था कांग्रेस का। इन्होंने 117 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उन 117 जगह पे अगर पूरे नहीं, उन 117 जगह की हम बात करें तो जो कि पूरा ही हुआ कांग्रेस के केस में 38.50% उनको वोट परसेंट मिला था। उसके बाद ये आंकड़ा डबल आंकड़े में सिर्फ बीजेपी के पास रहा। बीजेपी ने कुल 23 जगह पे सीट अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जो बहुत छोटा नंबर है 117 के मुकाबले। बट उन्हें कई परसेंट का वोट शेयर मिला था उन जगहों पे। बाकी सबके वोट परसेंट जो है वो अपने सीट पे उतने नहीं है। ये तो आंकड़ा है अमित पंजाब का। और एक दर्शकों से मैं एक और उनको डिटेल देना चाहूंगा जो टोटल वोट परसेंट मिला सारे पार्टीज को, जिसमें कि कांग्रेस का वोट परसेंट जैसा मैंने बताया 38.50% रहा। शिरोमणि अकाली दल को 25.2% 25.2% वोट अकाली दल को मिला था।
आपने बहुत कुछ वहां पे अपना बेस बनाया, जो हम देखते रहे हैं, चर्चा भी हमारी काफी होती रही है इसके ऊपर। तो आपने 23.7% वोट शेयर लिया पिछले इलेक्शन में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का वोट परसेंट 5.4 रहा था और बीएसपी का 1.5 रहा था। तो ये पिछले चुनावों का अमित लेखा जोखा रहा, जो 2017 के बाद जो चुनाव हुए थे उनके ऊपर। जी अमित। प्रत्युष, अगर देखिए पंजाब की बात चल रही है तो हम पिछले 2017 के आपने पूरे किसकी जमानत क्या जब्त हुई, किसको कितने वोट परसेंट मिले बताए, लेकिन उस वक्त जब ये परिणाम आए उस वक्त बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की सरकार, मौजूदा सरकार को हराकर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बीच में बहुत कुछ बदल गया है। गठबंधन अब नहीं रहा, किसान आंदोलन के वक्त गठबंधन वापस हुआ, अब दोनों इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन दूसरे तरीके के हुए, बसपा के साथ गठबंधन शिरोमणि अकाली दल लेकर हो रहा है। हम बात करें आम आदमी पार्टी 20 सीटों से अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश में, पूरे 5 साल इस तरह की तैयारी, इस तरह के, और अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी जो खूबी जो उन्होंने दिल्ली में मॉडल अपनाया कि साहब इतनी घोषणाएं पब्लिक के लिए लेकर आ रहे हैं कि वो एक अलग तरह के समीकरण दिखा सकती है। बात करें कांग्रेस वैसी स्थिति में नहीं रही। कांग्रेस में जितना अंदर भीतर घात हुआ, कांग्रेस के जो सबसे बड़े सिपहसालार उस वक्त के मुख्यमंत्री जो बनाए गए कैप्टन अमरेंद्र नाराज होकर बाहर आ गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ एक नया गठबंधन देखने को मिला। तो पंजाब में इतने सारे एक्सपेरिमेंट जो देखने को मिल रहे हैं, वो मौजूदा स्थिति आपकी नजर में क्या कहती है? बिल्कुल अमित, पंजाब की सिचुएशन बहुत ही बदली है और मैं कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग हो गई। अब तक क्या था कि कांग्रेस प्लस बाकी दल और उसके अलावा बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच का मेन मुकाबला रहता था। आप एक नया प्लेयर बन के उभरा। पिछले चुनाव में आपने काफी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे थे, लेकिन वो उतने हद तक फुलफिल नहीं हुए। लेकिन इस चुनाव में क्या उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनको सीट मिलेंगी? कई सारे सर्वे में ये चीजें कही जा रही हैं, लेकिन अगेन जिन सर्वे के बारे में हमने पिछले लाइव में बात किया था कि उस पर कितना भरोसा हम कर सकते हैं, ये पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वोटर्स का मूड लास्ट टाइम में वो क्या किस तरफ वो जाते हैं, वो एक बिल्कुल ही गेस नहीं किया जा सकता किसी भी सर्वे के द्वारा। पंजाब की खासियत ये है अमित की, पंजाब में टोटल जो है 22 डिस्ट्रिक्ट और ये 3 रीजन में डिवाइड होता है। टोटल 117 कंस्टिट्यूंसी है और पंजाब जो है मेनली डोमिनेट करता है 3 पार्टी, जैसे बताया, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल। कांग्रेस ने 2017 में सरकार बनाई और 77 सीट, जैसा हमने बताया आपको, जीते थे। बीजेपी का और शिरोमणि अकाली दल का जो इक्वेशन था वो अलग हो गए, वो दोनों पार्टी अलग हो गई। लेकिन अब इस चुनाव में क्योंकि आप भी सामने है और जो दलित वोट बैंक है वो 32% एलिजिबल वोटर्स है पंजाब का, और ये सारी पार्टीज को पता है। इसका 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 इम्पैक्ट, इसका आपने उदाहरण देखा है चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का जो पूरा इवेंट रहा, उसके में आपने देखा कि वो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। दूसरा, बीएसपी के सबसे बड़े लीडर, दलितों के सबसे बड़े लीडर जिनको कहा जाता है मान्यवर श्री कांशीराम जी, उनका भी जन्म स्थली पंजाब है। तो एक तरह से वो भी ठीक ठाक वोट परसेंट लेते हैं बीजेपी, हालांकि सीट जीतने में कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो इक्वेशंस बन रही है उसमें ये बन रहा है, जैसे आपने बताया, कैप्टन अमरिंदर ने एक नई पार्टी का गठन किया। अब वो इक्वेशन क्या अकाली दल, बीजेपी, अमरिंदर एंड बीएसपी, ये क्या चारों एक धड़े में आएंगे? अगर चारों एक धड़े में आते हैं, एक अलायंस में आते हैं, तो उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने की संभावना हो जाएगी पंजाब में। कांग्रेस अकेले दम पे आएगी। अरे अमरिंदर तो साफ कर ही चुके हैं, गठबंधन की घोषणा हो गई। अब तो सीटों के क्या बंटवारा रहता है दोनों में, ये एक घोषणा बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर का आना बाकी है। जी अमित, मैं एक्चुअली मैं अकाली दल और बीएसपी के बारे में भी बात कर रहा था। ये चारों लोग, ये चारों पार्टीज अगर एक अलायंस में आते हैं तो उसका फिर असर किधर निकल के आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। जी अमित जी, चलिए 5 नदियों के प्रदेश में, मैं कहूंगा 5 नहीं, बहुत सारे राजनीतिक समीकरण यहाँ दिख रहे हैं। चुनावों की घोषणा के बाद और नई नई चीजें देखने को मिलेंगे। अब ऐसे स्टेट की ओर चलते हैं जहां हर कोई जाना चाहता है, मतलब बार बार जाना चाहता है।
मैं गोवा की बात कर रहा हूं, लेकिन जो भूमिका मैंने अभी बांधी वो ही इस स्टेट के लिए एक मैं माइनस पॉइंट भी कहता हूं कि गोवा स्टेट पूरा एक टूरिज्म, एक डेस्टिनेशन के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं होती है। हम चुनावी खबरों में भी देखते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जब जब हम चुनावी चर्चा करें, जागरण अपनी चर्चाओं में गोवा और मणिपुर की भी लगातार बात करेगा कि ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो चीज सिमट कर रह जाए। प्रत्युष जी, गोवा पर आते हैं। 40 सीटें थी पहले, वहां बीजेपी के साथ सरकार थी, मनोहर पर्रिकर पहले मुख्यमंत्री थे, फिर केंद्र में आ गए, समीकरण बदले, बीजेपी 2017 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही, कांग्रेस थी। लग भी रहा था कांग्रेस गठबंधन करके सरकार बना लेगी, लेकिन रातों रात चेंजेस हुआ, बीजेपी ने सरकार बना ली, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। पहले आपके पास वोट शेयर पे आते हैं, फिर मेरा सवाल साथ ही साथ कर देता हूं, सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल भी कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पूरी निगाहें गोवा पर इस वक्त गड़ी हुई हैं। दोनों सवालों के साथ आपके पास आ रहा हूं। जी बिल्कुल अमित, गोवा मैं बताऊं आपको कि गोवा में इस बार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम 2017 की बात कर ले। 2017 में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी और क्या उनके आंकड़े थे। 4 नेशनल पार्टीज ने गोवा में असेंबली इलेक्शंस को फाइट किया था, बीजेपी, सीपीआई, आईएनसी, कांग्रेस एंड एनसीपी। बीजेपी ने 36 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 13 जगह उन्हें जीत मिली थी 2017 में, और 2 जगह उनकी जमानत जब्त हुई थी। सीपीआई ने 2 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, दोनों जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस ने 37 जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 17 जगह उन्हें जीत मिली थी और 12 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी ने 17 जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 1 जगह उनकी जीत मिली थी और 16 कंस्टिट्यूएंसीज में उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। बीजेपी ने 32.48% का वोट शेयर लिया था ओवरऑल की बात करें, और जिन सीट्स पे कंटेस्ट किया था उस पर उनका वोट परसेंट 36.08 रहा था। वैसे ही कांग्रेस की बात करें तो 28% का उन्होंने वोट शेयर लिया था कंप्लीट ओवरऑल में, और 30.35% का वोट उन्होंने लिया था, वोट शेयर लिया था जिन सीट पर उन्होंने कंटेस्ट किया था। इसके अलावा स्टेट पार्टीज, 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टीज हैं वहां पे। एक एमएजी है, एमएजी ने 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 3 जगहों पर उन्हें जीत मिली थी और 17 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। और आपने 39 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 38 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा है अमित गोवा का। गोवा के बारे में जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था उस पर मैं आऊंगा। गोवा का पिछला इलेक्शन मनोहर पर्रिकर जी जो अब नहीं रहे हमारे साथ, उनके नेतृत्व पे लड़ा गया था। मतलब उनका एक मेजर रोल था और अल्टीमेटली उन्हें डिफेंस मिनिस्टर से रिजाइन करके सीएम गोवा बनाया गया था। उस समय गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी एंड विजय सरदेसाई लेड जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है जीएफपी, उनके साथ कोलिशन में आके बीजेपी ने सरकार बनाई। बट अभी वो सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, क्योंकि अब जीएफपी ने अनाउंस किया है कि वो कांग्रेस के साथ जा रही है और एमजीपी ने अनाउंस किया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जा रही है। तो उनके 2 जो मेजर उनके कोलिशन अलायंस थे वो वहां से निकले हैं। तो ये, और जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उनके हाथों में कितनी ताकत अभी है, किस तरह से अपनी पार्टीज को इस इलेक्शन से पार लगाते हैं, ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और 2 मजबूत स्टेट पार्टी जो हैं एमजीपी और जीएफपी, ये सारे इक्वेशन अब इन सारी पार्टीज को सेंटर में रख के ये सारी चीजें बनेंगी। तो कौन किस तरफ जाएगा, कितने वोट परसेंट किसको मिलते हैं, कितनी वोट सीट किसको मिलती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गोवा में एक बार फिर बताऊंगा मैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गोवा का चुनाव। जी, साथ ही साथ जैसा आपने बताया भी कि जो अभी गठबंधन की है वो साथ में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने आगे इन चुनावों में दूसरे दलों को चुना है। कांग्रेस की भी स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं थी, सबसे ज्यादा पार्टी सीटें जीते, लेकिन इसी बीच में पिछले 4-4.5 साल में बहुत से विधायक जो है वो छूटते चले गए, वो चले गए, कांग्रेस का साथ छोड़ गए। तो आप सही कह रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प होगा और चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद ये दिलचस्पी और बढ़ती चली जाएगी। चलिए अगला रुख करते हैं हम। जो मैंने पहले भी कहा कि हम ऐसा नहीं होगा कि
कम सीटों वाली जगह है उनको नजरअंदाज करेंगे। जब जब बात होगी चुनावों की चर्चा की, हम गोवा और मणिपुर की बात हमारे दर्शकों के जी सामने रखेंगे, वहां के अपडेट भी देते रहेंगे। हम बात करेंगे भी पूर्वोत्तर के मणि कहे जाने वाले राज्य मणिपुर की। जी मणिपुर तो बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड, 15 सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही, और जैसा वो कहते हैं ना, कॉलेज स्टडी के लिए कहा जाता है कि एक ने पूरे साल भर पढ़ाई की, एक ने जी लास्ट 2 दिन पढ़ाई की। बीजेपी की भूमिका वहां पिछले चुनावों के जो नतीजे थे वो इसी तरीके की देखने को मिली कि कांग्रेस के एक लीडर वो तोड़कर लाते हैं और लास्ट कुछ महीनों की तैयारी के बाद वहां गठबंधन के साथ सरकार बना लेते हैं बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में। अब क्या समय पहले प्रत्युष जी से यही बात करेंगे 2017 का क्या वोट शेयर रहा, और अभी के समीकरणों पर भी बात करेंगे। प्रत्युष जी। जी अमित, मणिपुर पे आते इससे पहले गोवा के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी अपने दर्शकों को जी कि गोवा के इस इलेक्शन में जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो हैं माइनिंग के और टूरिज्म के। जी माइनिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है 2018 से। उस पे हर पार्टी जो है माइनिंग को लेकर अपने अपने घोषणा पत्र में चीजों को या तो बता रही है पहले से या लाने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा कि माइनिंग को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। और टूरिज्म तो खासकर वहां हर पार्टी का एक मुद्दा मेन मुद्दा रहता है कि टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए। जी अमित, अब आते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर की जो 2017 के चुनावों की जो स्थिति थी मैं उसके बारे में बताऊंगा। टोटल 6 नेशनल पार्टीज ने जो इलेक्शन लड़े थे वहां पे मणिपुर में। और तृणमूल कांग्रेस ने 16 जगह पे फाइट किया था, 13 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। बीजेपी ने करीबन और सारे सारे 60 जगह पे अपने कैंडिडेट उतारे थे। 21 जगह पे उन्हें जीत हुई थी और 4 पे जमानत जब्त हुई थी। सीपीआई ने 6 जगह पे अपने कैंडिडेट उतारे थे, 5 पे जमानत जब्त हुई थी। सीपीएम ने 2 पे उतारे थे और 2 पे जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस ने 59 सीट पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, 28 जगह पे जीत मिली थी और 7 पे जमानत जब्त हुई थी। एनसीपी ने 7 जगह पे अपने कैंडिडेट उतारे थे और 6 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। दो जो एक जो वहां मजबूत स्टेट पार्टी है वो है एनपीएफ। एनपीएफ ने 15 जगह अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 4 जगह पे उन्हें जीत मिली थी और 8 पे जमानत जब्त हुई थी। तो ये मोटा मोटी एक ही बात कर ले एनपीपी की, तो एनपीपी भी मजबूत वहां स्टेट पार्टी मानी जाती है। 20 जगह पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 4 पे जमानत जब्त हुई थी, 4 पे जीते थे सॉरी, और 11 पे जमानत जब्त हुई थी। तो एनपीपी और एनपीएफ इन दोनों के साथ मिलकर ही बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई थी। तो ये वहां पे 2017 के चुनावों के बाद की स्थिति रही। जी अमित। जी प्रत्युष जी, लेकिन हम ये बात करें कि ये विदेश से लगती हुई सीमा, म्यांमार से लगता हुआ है, अशांत है। केंद्र की ओर से जो आसपा हमेशा वहां लोकल बहुत मांग उठने लगी है उड़े, जी और एक जो सबसे बड़ा जो बड़े दल गठबंधन के साथ वहां रहते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये रहती है बहुत जल्दी गठबंधन टूट जाता है जहां जहां नए समीकरण बदलते दिखें। तो चैलेंजिंग मणिपुर का भी नतीजे और चुनाव दोनों ही रहेंगे इस बार भी। जी बिल्कुल। मणिपुर जैसा आपने बताया आपका हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा, इस चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कैसे सत्ताधारी जो सेंटर की पार्टी है बीजेपी एनडीए कैसे इस चीज को वहां पे लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होती है कि उसके आगे कैसे चीजों को लेके जाएंगे। रिसेंट एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका असर इस चुनाव पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। जो एक गोलीकांड हुआ था जिस पर काफी सिविलियंस की जान गई थी, उसका असर थोड़ा पड़ने वाला। लेकिन कैसे अभी से वहां की सत्ताधारी पार्टी और सेंटर की मदद से या कैसे उस चीजों को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाए, लोगों को कन्विंस करे अपने पॉलिसीज को लेके, या कैसे अपोजिशन वहां पे जो है उन मुद्दों को अपने फेवर में भुनाने में सफल रहती है, ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा वहां देखने को। अमित, मणिपुर छोटा स्टेट है, सीट्स वहां पे हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कम अंतर से जीत हार तय हो जाते हैं वहां पे। तो जी अब ये देखना होगा कि ये किसके फेवर में इस बार का चुनाव जाता है। जी अमित। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी इस तमाम विश्लेषण की, और जो पूरा आपने एक खाका हमारे दर्शकों के सामने खींचा। अभी आपसे रुखसत लेने का वक्त है, नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, कोरोना की पूरी हिदायतों के साथ कि जब भी घर से बाहर निकले आप, हो सकता है अगर ना भूले हो तो बहुत अच्छा है, मास्क को बिल्कुल ना भूलें, जो हाथ धोने, कितनी देर तक धोने, सैनिटाइज, वो सब वापस याद करने, दिमाग में रखने, जहन में रखने और दूसरों को बताने का वक्त वापस आ गया है। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, यही आप सभी से इल्तिजा। नमस्कार। नमस्कार।